देना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 11 अक्टूबर और समय है सुबह 8:30 बजे। आज हम बात करेंगे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति को लेकर। बिहार में अब संग्राम मच गया। शिक्षकों ने सड़क पर आने की बात कही है, वहीं जो एमएलसी हैं शिक्षक के वो भी नाराज हैं और मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचाएंगे। साथ ही साथ बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से 2 सीटों पर आरजेडी का खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि एआईएमआईएम ने तैयारी शुरू कर दिया है। साथ ही साथ हम शराबबंदी को लेकर बातचीत करेंगे। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने दावा किया था 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे, ऐसे में उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा कर दिया है। झारखंड में 10 सीटों पर तैयारी है। जीतन राम मांझी काफी विवाद में है। आपको पता है कि जिस तरीके से उन्होंने रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी की बात कही थी और अब 10 सीटों का दावा कर दिया। ऐसे में एनडीए में क्या घमासान है। वहीं पोस्टर को लेकर पटना में पोस्टर को लेकर बवाल छिड़ गया है। साथ ही साथ हम स्मार्ट मीटर को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। बिहार से नहीं पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। देखिए, निश्चित रूप से आज नवमी है, तो माता दुर्गा का आज नवमी रूप जो है सो आज पूजा हो रहा है। और देखिए, निश्चित रूप से आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं किस तरीके से दुर्गा पूजा को दशहरा को लेकर के जो धूम मचा हुआ है। बड़े बड़े पंडाल, तोरण द्वार बनाए गए हैं और सजावट और बनावट इस तरीके से की गई है, लगता है कि जैसे पटना में आप जो पंडालों में आप देखिएगा कि एकदम साक्षात जो है सो दुर्गा जो है सो बोलती हुई नजर आ रही है। निश्चित रूप बिल्कुल हर जगह आपको, और स्वच्छता सफाई जो की जा रही है, जो पूजा के जो आयोजन में जो लगे हुए हैं, तो यह निश्चित रूप से और माता का रूप जो है सो दिखाई पड़ रहा है। और एकदम आप जाइएगा पूजा पंडालों में तो लगेगा कि माता आपसे बात कर रही हैं, स्वयं आशीर्वाद दे रही हैं। तो यह एक अद्भुत, निश्चित रूप से जो सनातन का धर्म का जो दिखाई पड़ रहा है, यह बोलती हुई तस्वीर माँ दुर्गा की है, हर पंडालों में आपको दिखाई पड़ रही है। खबरों पर बात करें तो शिक्षकों की जो ट्रांसफर पॉलिसी जो नीति आई है, ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी नीति, उसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। शिक्षक संगठन नाराज है, शिक्षक नाराज है, शिक्षक एमएलसी भी नाराज है। देखिए, निश्चित रूप से जो स्थानांतरण और पदस्थापन नीति जो बनाई है सरकार ने, उसमें आप देखिए 10 तरह की बात कही गई है। 10 तरह का माने कि वो आप वेबसाइट पर लोड करिए और किसी भी तरह का 10 उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, 10 तरह। हाँ, तो वह आपको, लेकिन उसमें जो हस्बैंड वाइफ है, जो दिव्यांग है, 5 साल के लिए वो किया गया है। तो यह सब एक अनुमंडल में पोस्टिंग अलग अनुमंडल में होगी, एक ही अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं होगी। ऐसे में बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां एक ही अनुमंडल, उसको लेकर काफी नाराज है शिक्षक की। दूसरे जिला बदतर हो जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, जो भाकपा से आते हैं, सीपीआई से हैं। वह इसी तरह से आप देखिएगा कि प्रोफेसर नवल किशोर यादव, वह भी विधान पार्षद है। भारतीय प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, तो 5 साल हाँ, में तो प्रैक्टिस होगी। वो जो है सो वह भारतीय जनता पार्टी से है। तो ये देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफर नीति को लेकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके तमाम ऐसे विधान परिषद के सदस्य हैं, वह उस पर आपत्ति जता रहे हैं और इसके लिए वह सड़क से सदन तक बात करने को तैयार है। सीएम नीतीश को पत्र भी लिखा है और समय भी मांगा है। नीतीश कुमार से भी इसको लेकर मुलाकात। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की बात हो रही है और यह जो नाराजगी है, एक बात तो समझना पड़ेगा, शिक्षक जो विधान परिषद के सदस्य हैं वह शिक्षकों के वोट से ही जीत करके आते हैं। ऐसे में अगर यदि शिक्षकों के साथ इस तरीके से होगा तो वह निश्चित रूप से परेशानी शिक्षक प्रतिनिधियों को होगी और शिक्षक प्रतिनिधि इस बात को लेकर के आपको सड़क से सदन तक जो हम कह रहे हैं वह दिखाई पड़ेगा। पिछले दिनों आप जब सत्र चल रहा था विधान परिषद का, तो इस दलगत भावना से ऊपर उठ करके तमाम सदस्य जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत करके आते हैं वह आपको सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित रूप से
यह एक जो स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति जो बनी है, जो नई नियमावली बनी है और दिसंबर से उसको एक्सक्यूट किया जाएगा, उसका कार्यान्वयन होगा, उससे पहले ही यह बवेला, यह तूफान मचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर सरकार और शिक्षा मंत्री इसको समय रहते नहीं इस पर चिंतन मनन किए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको इस पर बवाल दिखाई पड़ेगा। उपचुनावों में बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में 2 सीटों पर AIMIM ने तैयारी शुरू कर दी और इसका नुकसान किसको होगा आप समझ सकते हैं। नुकसान तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को हो सकता है, कहा जा रहा है। 2 सीटों पर तैयारी है, इमामगंज और बेलागंज। देखिए, 4 सीट पर जो जीत करके जो गए हैं, लोकसभा पहुंचे हैं, वह सीट जो है सो खाली हुई है। उसमें 2 सीट पर जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उसने दावा किया है, उसने क्लेम कर दिया है कि अब इमामगंज और बेलागंज, तो वह एक सीट, इसको ऐसे समझना होगा, इमामगंज जो है वह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी के कब्जे में थी। वह जब केंद्र में मंत्री हो गए हैं तो वह उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसी तरह से बेलागंज में जो आरजेडी के कब्जे में थी, वहां से सुरेंद्र यादव जीता करते थे, वह भी सांसद हो गए हैं, उस सीट पर भी उपचुनाव होगा। ऐसे तो 4 सीट पर, लेकिन ओवैसी की पार्टी AIM ने जो है सो वो इमामगंज, 2 सीट इमामगंज और बेलागंज पर दावा ठोका है। तो निश्चित रूप से एक सीट जो है सो इमामगंज वाली जो एनडीए फोल्ड की सीट है, वहां पर परेशानी होगी आपको एनडीए को भी, और वहां परेशानी होगी आपको आरजेडी को भी। यह देखने वाली बात होगी कि इमामगंज में अब कौन सा तुर्क का एक्का जो है सो चलता है, कामयाबी किसकी मिलती है। इसी तरह से बेलागंज पर जो आरजेडी का दावा रहा है, वहां पर भी जो आपको ओवैसी की पार्टी ने दावा कर दिया है, जो अख्तरुल इमाम है, जो ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एमएलए भी हैं बिहार में, तो वह अब इमामगंज में और बेलागंज में कौन सा खेल होता है यह, और जब बेलागंज तो आरजेडी की सीट रही है, तो निश्चित रूप से जब ओवैसी की पार्टी वहां से उम्मीदवार उतारेगी तो बेलागंज में परेशानी बढ़ेगी आरजेडी की, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आरजेडी की परेशानी बढ़ने वाली। निश्चित रूप से जब 2 उम्मीदवार होंगे, अब इमामगंज और बेलागंज तो मान लीजिए एनडीए फोल्ड में है, लेकिन इमामगंज जो है सो एनडीए फोल्ड में है और बेलागंज जो है सो आरजेडी के फोल्ड में है, तो ये यहाँ पर आपको परेशानी होगी निश्चित रूप से, क्योंकि वोट का डिवीजन ऑफ जैसे ही वोट होगा तो दोनों दल जो क्लेम करते हैं वह तो निश्चित रूप से परेशानी आपको दिखाई पड़ेगी। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वहाँ विधायक रहे हुए हैं और अब सांसद है, इसलिए मंत्री हैं केंद्र में, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में, बिल्कुल। और ऐसे में वो सीट खाली है, उसको लेकर, और साथ ही साथ बेलागंज की सीट है। बिल्कुल। साथ ही साथ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। ऐसे में अब एनडीए में क्या बवाल मच जाएगा। झारखंड चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी ने 10 सीटों पर ऐलान कर दिया है कि 10 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी। देखिए, निश्चित रूप से पिछले दिनों आप देखिएगा कि जीतन राम मांझी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक झारखंड की राजधानी रांची में हुई थी। उसी समय यह संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था कि इस बार जो झारखंड में विधानसभा का चुनाव होगा तो जीतन राम मांझी की पार्टी पुरजोर तैयारी कर रही है। उसका संकेत उन्होंने दे दिया था जो झारखंड की राजधानी रांची में नेशनल स्कूटी की बैठक करके, तो उसी समय से लग रहा था अब तो जीतन राम मांझी की पार्टी और जीतन राम मांझी स्वयं कह रहे हैं कि 10 सीट पर हमारी तैयारी है। लेकिन हाँ, एनडीए के साथ लड़ने की बात उन्होंने कही है, तो एनडीए के साथ अगर यदि होगा तो वो परेशानी का सबब एनडीए को बनेगा, क्योंकि मांझी जी को अगर 10 सीट मिलेगी तो चिराग पासवान की पार्टी ने भी नेशनल स्कूटी की बैठक पिछले दिनों झारखंड की राजधानी रांची में की थी, तो उनकी भी बड़ी तैयारी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि वहां पर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को एनडीए फोल्ड से कितनी सीट मिलती है वहां पर झारखंड में, और चिराग पासवान की पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है उसको कितनी सीट एनडीए की तरफ से दी जाती है। यह एक बड़ी बात है और समझने वाली बात है। बयान को लेकर तो हंगामा हो गया है। जीतन राम मांझी ने बयान दिया कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन है, इसको लेकर हंगामा। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, हम साफ बात कहते हैं कि वह जो पुण्यतिथि में वह गए थे, लोक जनशक्ति पार्टी जो राष्ट्रीय है, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस के दिल्ली स्थित आवास पर रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के अवसर पर, उसी में उन्होंने एक कह दिया लिगेसी की बात, कि उत्तराधिकारी की बात, कि वह पशुपति कुमार पारस
लेकिन सवाल है, यह एक बड़ा विवाद उन्होंने छेड़ दिया है, क्योंकि देखिए लीगेसी और उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है, इस बात एस्टेब्लिश फैक्ट है। और यह सनातन धर्म में सनातनी हम लोग हैं, तो हम लोग इस बात को समझते हैं बेहतर ढंग से कि वह उत्तराधिकारी कौन हो सकता है, उत्तराधिकारी पुत्र ही है। तो ऐसे में चिराग पासवान ने जो अपने पिता का मुखाग्नि दिया, जो तो निश्चित रूप से वह बात, और यही नहीं, अरुण भारती जो चिराग पासवान की पार्टी से जमुई से सांसद हैं और उनके बहनोई भी हैं चिराग पासवान की, वह भी सवाल खड़ा कर रहे हैं जीतन राम मांझी के सवाल पर। तो यह एक बड़ा पेंच उन्होंने फंसा दिया इस तरह की बात करके। और देखिए, शब्द को का चयन और कोई भी बात बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि क्या आप बोल रहे हैं, किसके बारे में आप कह रहे हैं। तो यह एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। बिहार में शराबबंदी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, क्या शराबबंदी खत्म हो जाएगी? क्योंकि प्रशांत किशोर ने दावा किया है, उसके बाद राजनीतिक गलियारे से लेकर आम लोगों के बीच में इस बात की चर्चा है। देखिए, शराबबंदी और स्मार्ट मीटर, ये दोनों ही जो मामला है बिहार में जो है सो तूल पकड़ा हुआ है। आप देखिएगा, शराबबंदी में प्रशांत किशोर ने कह दिया कि हमारी सरकार बनती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है, जनसुराज के वह संस्थापक हैं, सूत्रधार हैं, सब कुछ है। तो वह जब कह रहे हैं तो निश्चित रूप से, और वह घोषणा भी उन्होंने कब की? 2 अक्टूबर के दिन कही, गांधी जयंती के दिन की। तो यह एक विवाद का विषय है, और जिस तरीके से कहा जाता है, यह देखा भी जाता है या कि आप एक कॉल करिए और आपके घर पर होम डिलीवरी हो रही है शराब की। तो यह निश्चित रूप से आपके बिहार में शराब सरलता से उपलब्ध है, तो इसी बात को, और उस पर ट्रेजरी पर बोझ भी पड़ता है कि उतना रेवेन्यू का लॉस आपको दिखाई पड़ रहा है। कोषागार पर बिहार की सरकार इसको वहन कर रही है। नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस नीतीश कुमार के रहते रहते आप कतई यह मत सोचिए कि शराबबंदी हटेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। और प्रशांत किशोर ने कह करके एक तो विवाद बिहार में खड़ा कर दिया, एक बवेला मचा हुआ है। यह डिस्कशन का मुद्दा है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे शराबबंदी खत्म होगी। नीतीश कुमार इसके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, तो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। तो निश्चित रूप से शराबबंदी, और शराबबंदी से देखिए डोमेस्टिक वायलेंस हो या अन्य तरह की जो बात है, रोड एक्सीडेंट हो, वह सब में तो कमी आई है। इसमें तो यह ओपन फैक्ट है, यह हम और आप नहीं कर रहे, यह तो माने आपका आंकड़ा बताता है। ये बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर एक फैसला लिया गया। स्मार्ट मीटर का काफी विरोध हो रहा था, जगह जगह स्मार्ट मीटर को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में स्मार्ट मीटर को लेकर फैसला ले लिया गया। आप सीधे शिकायत कर सकते हैं उपभोक्ता निवारण फोरम पर। देखिए, निश्चित रूप से लोगों को राहत देने की कवायद हो रही है, लेकिन एक बात है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जो है, उस पर आप जाइए, अपनी बात, आपको जो शिकायत है वह कहिए। लेकिन कहिए कौन कहिए? जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वह तो रोज 500 1000 माने 100-200 रुपया कमाते हैं, वह कहां से स्मार्टफोन लेंगे? कैसे वह उपभोक्ता फोरम जाएंगे? यह एक परेशानी है। इस बात को देखिए, आप ग्राउंड जीरो पर जाकर के इस बात को समझना होगा। बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठ करके कोई डिसीजन, कोई डिस्कशन कर लेना, वह दैट इज डिफरेंट। बट आप जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी परेशानी को जब तक आप समझेंगे नहीं कि कैसे स्मार्ट मीटर का आपको रात में लाइन चली जाए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, बिजली जो है सो एसेंशियल चीज है, इसको आप नहीं रोक सकते। आप 4 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा अगर बिजली नहीं है किसी के घर में, और कई जगह तो फुटेज दिखाई पड़ता है कि ब्लॉक ऑफिस में लाइट, बिना लाइट के ऑपरेशन, बिना लाइट के हो रहा है, टॉर्च के इसमें रोशनी में। तो यह सब तो परेशानी है। इस चीज को आप सिर्फ उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम बना दीजिए, और ये गरीब आदमी कैसे उसमें फोरम में जाएगा? वो कैसे जाएगा? कैसे एप्लीकेशन भरेगा? तो यही बात तो हम लोग बता रहे हैं, और यही बात जनता सवाल कर रही है, जिस बात को हम लोग बता रहे हैं। तो इतनी बात तो समझ होनी चाहिए कि स्मार्ट मीटर पर आप, ठीक है, आप कह रहे हैं कि न वकील रखना है, न फीस देना है, खुद जा करके वहां आपको अपनी बात को, तथ्य को रखना है। ये हर आदमी उतना काबिल है क्या कि अपनी बात को रख पाएगा? तो यह बात को समझ, देखिए, हम इसीलिए लोग कह रहे हैं, लाइव सिटीज के पास लाखों लोग रोज इस तरह का सवाल कर रहे हैं कि भाई जो है सो कैसे यह काम होगा, कैसे यह चलेगा? जब सरकार को, आपको ग्राउंड जीरो पर जाकर समझिए कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाते हैं और खाते हैं, वह कैसे स्मार्ट मीटर, जब तक उनके खाता में 2000-5000 रुपया नहीं रहेगा, तो कैसे ऑनलाइन जाकर के वो पैसा पेमेंट करेंगे? तो यह एक बेसिक प्रॉब्लम है। यह जेडीयू के वरिष्ठ नेता और
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। 14 अप्रैल को दलित महाकुंभ करेंगे। पटना के गांधी मैदान में बड़ा ऐलान हुआ है, किया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से अशोक चौधरी दलित महाकुंभ की बात कर रहे हैं, वह दलित समुदाय की बात कर रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से अशोक चौधरी ने इस बात को एस्टेब्लिश करके दिखाया है। पिछले आपको 26 नवंबर को हाँ भीम संवाद जो किया था पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, वह विशाल रैली करके दिखा दिया था उन्होंने कि क्या अकेले अपने दम पर उन्होंने वो एक एक कोना कोना पाट दिया था पटना का, सब सड़क अस्त व्यस्त हो गया था। तो यह निश्चित रूप से जो अब 14 अप्रैल की बात कर रहे हैं और दलित महाकुंभ की, तो वह और गांधी मैदान या फिर वेटनरी, अब सरकार अब जहां गांधी मैदान खाली होगा तो पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान में वो भरा जाएगा, और नहीं अगर यदि उपलब्ध हो सका तो वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में फिर होगा जो बड़ा और मैदान है। तो वो एक तैयारी तो वो है उनकी। दूसरी तैयारी है 26 नवंबर को अगले महीने संविधान दिवस के अवसर पर बापू सभागार पटना का, उसको वह पाट देंगे, भर देंगे, उसमें कहीं कोई नहीं। और उसकी तैयारी में अशोक चौधरी जो निश्चित रूप से दलित समुदाय में एक बड़ा चेहरा है, जेडीयू के बड़े चेहरे हैं, और देखिए उनकी पकड़ पहचान तो है। तभी तो हम बता रहे हैं कि पिछले 26 नवंबर को पिछले साल वो भीम संवाद किया था तो क्या नजारा था, तमाम लोग देखते रह गए थे। कोई लोग कह रहा था कि नहीं तो भीड़ नहीं होगी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन लगा कि जन सैलाब उमड़ गया। तो इस बार भी कुछ इसी तरह का आपको दिखाई पड़े तो कहीं इसमें आश्चर्यचकित होने की बात नहीं। तो बिहार में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है और हमारी भी खबरों पर नजर रहेगी। आपको पता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बिहार में कितना बवेला खड़ा हो गया है। साथ ही साथ शराबबंदी क्या खत्म हो जाएगी प्रशांत किशोर के दावे पर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं जीतन राम मांझी ने ऐसी बात क्या कह दी कि एनडीए में बवाल मचना तय है। तो मैं बने रहिए लाइव सीरीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।